नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है करंट बूस्टर में। 21 दिसंबर वेंसडे का आज का सेशन। कैसे हैं आप सभी? शुरू कर सकते हैं आज का काम। तो प्यारे दोस्तों, इस सेशन को मैं प्रीमियर मोड में रिलीज कर रहा हूं। आपके पास लाइव चैट एक्टिवेटेड रहेगा। तो आप सबको पता है, जो जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं हमारे साथ अभी प्रीमियर मोड में, आते ही प्यारे प्यारे इमोजीज लगा दो, संदीप सर जिंदाबाद लिख दो। और अभी तक के सारे सेशन ये कि नहीं, जरा कंफर्म कर दो। और अगर देख लिए हैं तो वैसा बताओ। सारे पीडीएफ अप टू डेट हैं उस पेज पर। पेज की लिंक नीचे दी है। पीडीएफ हम इसलिए देते हैं ताकि आप ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स अपनी कन्वीनियंस से स्टडी करते रहें। ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है। एक एक चीज एग्जाम में दिखाई देगी, ये हमारा आपको वादा है। तो ये आज के हमारे आइटम्स हैं। शुरू करें। सबसे पहले बात करेंगे एनवायरमेंट और इकोलॉजी की। प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ सालों से एनवायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन सभी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एग्रीड और नॉट? कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ उठाओ कमेंट थ्रेड में, लाइव चैट में। आपको एमसीक्यूज भी दिखेंगे और आपको डिटेल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के दिखेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं इससे जुड़ी जितनी खबरें हो सकती हैं लेकर आता रहूं। तो अभी जो पहली खबर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो सीओपी 15 पर है। लेकिन ये कौन सा वाला सीओपी है? अभी तो हमने सीओपी 27 की बात की थी। क्या डिफरेंस है बेटा, बताओ। तो ये, जैसा कि आप जानते ही हैं, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी से संबंधित 15वीं समिट है। यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, जो दूसरा हम जानते हैं, दैट इज द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो अलग चीज हो गई। और तीसरा है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये तीनों आपको याद है ना? प्यारे दोस्तों, फिलहाल हम बायोडायवर्सिटी वालों की 15वीं समिट, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वाली जो बात है उसकी कर रहे हैं, 2022। इससे जुड़ी 5-6 चीजें समझ लेना जो एग्जाम में आएंगी। पहली बात तो यह है कि एक गोल जो इसमें सेट किया गया है, जिस गोल को कहा जाता है 30/30, ये एक्सेप्ट किया गया है। हालांकि इसके ऊपर डीआरसी ने काफी आपत्ति जताई है, वो समझा देता हूं। 30/30 का ये मतलब है कि दुनिया का 30% लैंड और सी का जो पूरा क्षेत्र है, उसके ऊपर की पूरी बायोडायवर्सिटी को 2030 तक अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ऐसा क्यों? ऐसी क्या आपत्ति आ गई? अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं दैट देयर इज अ ग्रेट एक्सटिंक्शन गोइंग ऑन, इसीलिए इसको एंथ्रोपोसीन नाम दिया गया। हालांकि हम जिस पीरियड में है वो होलोसीन है, जियोलॉजिकल, लेकिन उसको एंथ्रोपोसीन नाम दिया गया कि मानव का इतना प्रभाव कि अभी ग्रेट एक्सटिंक्शन चल रहा है। कई लोग डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन ये यूपीएससी में प्रीलिम में एंथ्रोपोसीन नाम पूछा जा चुका है। तो 2030 तक 30% लैंड एंड एयर की बायोडायवर्सिटी को हम बचाएंगे। उसके लिए $200 अरब रेस किए जाएंगे। इसके ऊपर सहमति जताई गई। लेकिन इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का बहुत ज्यादा विरोध रहा है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नंबर 2 आती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। और वर्षावन यानी मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी का कॉन्सेंट्रेशन। तो डीआरसी का ये कहना है, मतलब अफ्रीका का तो मैक्सिमम वन क्षेत्र वही है डीआरसी में। अमीर देश इस 30/30 टारगेट के लिए पैसा ज्यादा दें, विकासशील देशों से कम उम्मीद रखें। इस चीज को लेकर हर सीबीडी में झगड़ा होता ही है, हर एफसीसीसी की समिट में झगड़ा होता ही है। समझ में आया आपको? तो ये 30/30 याद रखना, डीआरसी ने जो बोला है वो याद रखना। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये इनकी 15वीं सीओपी थी। दोनों सीओपीस को आपस में मिक्स मत करना। इसके बारे में डिटेल पढ़ना हो तो ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा कवरेज है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और पैरेलल में आज ही मुझे ये न्यूज मिल गई, मतलब एक तरफ हम क्या बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सच्चाई क्या है। ओडिशा के नेचर रिजर्व में हाथियों और बिग कैट्स की पोचिंग, और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हुए बताया कि इट हैज टर्न्ड इनटू अ पोचर्स पैराडाइज, और ये बिना ऑफिशियल की मिली भगत के नहीं हो सकता। तो दुनिया किस तरफ जा रही है, और हर तरफ पोचिंग की प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी हुई है। तो इसको कहीं ना कहीं देखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि बायोडायवर्सिटी ये कीस्टोन स्पीसीज होती हैं।
कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, कमेंट थ्रेड में अगर किसी को पता है तो हमें बताइए। पहले मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं इसी सीरीज में, पहले के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में अच्छे से देख लेना, आपको बहुत फायदा होगा। हर वीडियो 6 से 12 महीने तक रेलेवेंट रहता है, ये चीजें 6 से 12 महीने एग्जाम में आती हैं। पुरानी वीडियो सारी प्लेलिस्ट में अच्छे से देख डालना, ठीक है? क्लियर है? आगे चले। जीडीपी तेजी से बढ़ाओ, ये रेस भारत दूसरे देशों के साथ तो लगा ही रहा है, लेकिन भारत के अंदर स्टेट्स अब एक दूसरे के साथ इस रेस में आ गए हैं। अब मैं आपको इसके कुछ इंटरेस्टिंग पहलू बताता हूं। आपने अलग अलग मुख्यमंत्रियों से ये सुना होगा टेलीविजन वगैरह पे कि भैया अपने स्टेट को मैं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक ऐसा गोल माना गया है कि ये बड़ा वर्दी गोल है। प्रधानमंत्री ने भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का गोल दिया था 24-25 तक। अब हम जानते हैं 28-29-30 के पहले वो होगा नहीं। अब ये टारगेट भूल के हमारे मंत्री सीधे बोल रहे हैं कि 2047 अमृतकाल जब समाप्त होगा और देश पूरा विकसित हो जाएगा, हम 25 ट्रिलियन के हो जाएंगे। फिर कोई अचानक से आता बोलता नहीं 40 हो जाएंगे, फिर कोई आता बोलता नहीं 60 हो जाएंगे। तो एनीबडी इज थ्रोइंग एनी रैंडम फिगर, 25, 30, 35, 40, 45, बट द पॉइंट इज ऑल ऑफ देम आर थ्रोइंग फिगर। और लोगों को ऐसा ट्रेन किया जा रहा है कि 25-30 ट्रिलियन तो हम हो ही जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम हो ही जाएंगे। उसके लिए जो 8.59% की ग्रोथ पर एनम चाहिए, इट इज नॉट अ गॉड गिवन, वी विल हैव टू अर्न इट। खैर, हम कर भी लेंगे, इंडिया में वो पोटेंशियल है, गिवन अ लॉट ऑफ अदर सेफ्टी फैक्टर्स विच इफ टेकन केयर ऑफ। अभी जो हो रहा है कि हर स्टेट को ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे पहले $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाऊं। एक तरह से उसको एक वर्दी गोल माना जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में वो ऐसा कर सकते हैं? आज की तारीख में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसका कितना है? महाराष्ट्र का है 0.39 ट्रिलियन, तमिलनाडु 0.25 ट्रिलियन, कर्नाटक 0.25 ट्रिलियन, गुजरात 0.23 ट्रिलियन, यूपी 0.22 ट्रिलियन और ओडिशा 0.078 ट्रिलियन। आप देख सकते हैं भारत में स्टेट वाइज आर्थिक असमानता भयानक बढ़ चुकी है। 5 साल पहले जब जीएसटी आया था तब एक प्रॉमिस किया गया था दैट जीएसटी विल लीड टू कन्वर्जेंस इन इनकम। यू माइट बी शॉक्ड टू हियर टुडे दैट द लेटेस्ट डेटा शोज जीएसटी हैज लेड टू मोर डाइवर्जेंस because those that are production and manufacturing states, they have also become the larger consumption states, whereas the fear initially was exactly the reverse, कि जिन देशों में प्रदेशों में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होता वो रोते थे, महाराष्ट्र तमिलनाडु, कि हमारा लॉस हो जाएगा, दूसरी जगह कंजम्पशन तो जीएसटी वहां। अब यह पता चल रहा है कि इन्हीं स्टेट्स में हो रहा है मैक्सिमम कंजम्पशन। पर कैपिटा इनकम का खेल है, बाकी स्टेट्स में उतना कंजम्पशन। तो भारत की आर्थिक असमानताओं ने पूरे देश को ऐसा डगमगा दिया है। नॉर्थ वर्सेस साउथ, साउथ में फिर वेस्ट और हम थोड़ा सा ईस्ट भी मान लें, इनका गैप इतना ज्यादा हो चुका है इनकम वाइज कि इसको पाटने की जरूरत है। वो कौन उसको ब्रिज कर पाएगा? जीएसटी तो नहीं कर पाया, वो तो अब सरकारी आंकड़े आ चुके हैं और ये स्थिति अभी है। अब इन सभी स्टेट्स को अगर 1 ट्रिलियन तक जाना है और अगर करंट ग्रोथ रेट इनकी जैसे गुजरात की हम ये मानते हैं तो एक्सपेक्टेड ये है, मतलब इनको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और कम से कम 10-10 साल तो हर किसी को लगेंगे। उड़ीसा को तो 25 साल लग जाएंगे, महाराष्ट्र को 11 साल लग जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये तो सब ठीक है, नंबर्स की जगलरी है बेसिकली, और बड़े टारगेट रखने में कुछ भी बुराई नहीं है। हर कंपनी भी रखती है, हर देश को भी रखना चाहिए, उससे किसी को तकलीफ नहीं है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये इस पूरी कहानी का मर्म है। इट इज द सोल ऑफ द स्टोरी। ये जिसने समझ लिया उसने भारत के जीडीपी के सबसे बड़े एंगल को समझ लिया। अदरवाइज तो फिर आप रट्टू तोते हो, किताबी कीड़े हो, ज्ञान लिमिटेड है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कमेंट में धड़ाधड़ आग लगा देना, बता देना यस सर टोटली क्लियर। हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। दोस्तों, इफ यू आर फोकस्ड ऑन क्वांटिटी देन यू टॉक अबाउट साइज ऑफ जीडीपी। If you are focused on quality, then you talk about how many new jobs are being generated and what is the income redistribution which is happening and how egalitarian is the growth. जब आप मात्रात्मक रूप से बिल्कुल मोहित हो जाते हैं तो आप कहते हैं इतना ट्रिलियन, इतना ट्रिलियन। जब आप उसको गुणात्मक रूप से देखते हैं तो आप बोलते हैं कि हाँ जीडीपी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे नई नौकरियां कितनी बनी, उससे फॉर्मल सेक्टर में 25, 30, 35, 40 हजार की सैलरी लेने वाले कितने क्रिएट हुए, उससे इनकम का पुनर्वितरण कितना हुआ, संपत्ति का पुनर्वितरण कितना हुआ, समतापरक समाज कितना बना। 2 अप्रोचेस हैं ये। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि भारत को कौन सी अप्रोच फॉलो करना चाहिए।
क्योंकि इफ यू एंड अप ग्रोइंग क्वांटिटेटिवली एंड नॉट क्वालिटेटिवली, तो जीएसटी जीडीपी इज फॉर हुम? जस्ट द टॉप 10%? दैट इज नॉट अ वर्दी गोल। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी इस बारे में कुछ बोलती नहीं है, सब चुप बैठे हैं। मानो नौकरियां अपने आप आसमान से बनेंगी, ऐसा थोड़ी सिस्टम में बननी चाहिए ना। प्राइवेट सेक्टर के पास 95% नौकरियां भारत की, 5% गवर्नमेंट में। नई नौकरियों का निर्माण नहीं हो रहा ना। जॉबलेस अब एक डेंजरस फेज में आ गई है, जो लॉन्ग रन में देश के लिए ठीक नहीं है। क्या आपको समझ में आ गया? सभी ने मेरे को प्रॉमिस किया था कमेंट सेक्शन में बताओगे। यस सर, समझ में आ गया कि नहीं? फटाफट फटाफट बताओ। और मैंने अभी क्या समझाया आप भी समझा दो, इमोजीज भी लगा दो। मेरा बड़ा प्यारा कोर्स है आंसर राइटिंग का, जिसने ये कोर्स नहीं किया उसने क्या किया। आ जाओ फटाफट पूरे जोश के साथ आंसर राइटिंग कोर्स के साथ जुड़ जाओ। अगर आप डिटेल नॉलेज तो रखते हो, लेकिन उसको आंसर्स में लिखते समय हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल ठोक पीट के तैयार कर दूंगा 6 महीने में। आज के आज एनरोल कीजिए, नीचे एनरोलमेंट की लिंक दी हुई है। विश यू ऑल द बेस्ट। चाइना के साथ फाइनली वही हुआ जो वो चाहते तो अवॉइड कर सकते थे। चाइना को अपने सारे जीरो कोविड कंट्रोल छोड़ने पड़े हैं और वायरस भयानक तेजी से फैल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना बर्बाद हो जाएगा। दिस डज नॉट मीन दैट चाइना विल सडनली कम टू एन एंड। This only means that now the virus will transmit because there are susceptible people, vulnerable people who have never been exposed to it. तो आपने डंडा मार तरीके से सब लोगों को बंद करके रखा था, जीरो कोविड, तो लोगों में इम्यूनिटी नहीं बन पाई, वायरस किसी को टच ही नहीं कर पाया था अभी तक। अब वो जा रहा है सबको टच करने। इसमें अब एक रिस्क जो आएगी वो बहुत म्यूटेट हो सकता है। अभी जो वेरिएंट चल रहा है वो ट्रांसमिसिबल ज्यादा है, लीथल कम है, तो मतलब मॉर्बिडिटी होगी, मोर्टेलिटी कम होगी। लेकिन अब इसमें ऐसे म्यूटेंट निकल सकते हैं जो बहुत लीथल भी हो सकते हैं, क्योंकि म्यूटेशन का अंत परिणाम क्या है ये कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और अगर वैसे हुए तो मौतें बढ़ेंगी। फिर भी कितनी मौतें हो सकती हैं? एस्टिमेट अभी 10 से 30 लाख के बीच में है। भारत का अगर मैं अनुभव पिछले साल का देखूं तो मुझे लगता है इससे तो बहुत ज्यादा ही मौतें चाइना में होंगी। तो अभी हम देखते हैं। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्यचकित की जब ये सारी खबरें मैंने पढ़ी, टेलीविजन पे न्यूज, वेस्टर्न चैनल्स पे भी देखी, सब, तो मुझे ये समझ में आया कि शी जिनपिंग तो ये मान के बैठे थे कि मैं वायरस को कुचल दूंगा ही, क्योंकि तैयारी नहीं है ना। हॉस्पिटलों के बाहर लाइनें लग रही हैं जैसे भारत में लगी थी, सामूहिक दाह संस्कार चल रहे हैं जैसे भारत में चले थे, मतलब सामूहिक फाइनल क्रिमेशन एंड राइट जो भी उनकी प्रथाएं हैं उससे। तो ये तो सेम स्थिति यहां थी। द गवर्नमेंट नाइदर वाज प्रिपेयर्ड हियर नॉर इट सीम्स टू बी प्रिपेयर्ड देयर, वेयर दे हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड द वर्ल्ड ओवर। तो शी जिनपिंग वाज अनप्रिपेयर्ड एंड इवन अ माइटी स्टेट लाइक चाइना हैज फॉल्टर्ड वेरी बैडली। और इससे इनकी 2 क्वार्टर की इकोनॉमिक ग्रोथ चली जाएगी नेगेटिव में। उसके बाद ही संभाल लेंगे खुद को। आप भारत के साथ जो हुआ आज भी उसकी बात भी करता है कि सब लोग सब भूल गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। वैसा ही चाइना के साथ होगा, 2 क्वार्टर के बाद सब होंगे। लेकिन 2 क्वार्टर उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में जा सकती है। उसके बाद वो तेजी से फिर से दौड़ना शुरू करेंगे। 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इकोनॉमी ध्वस्त नहीं होती है, क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट ध्वस्त होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दोनों शब्दों में फर्क होता है। आगे आपको समझ में तो ये होता है जब एक ऑटोक्रेटिक रूलर हो जो किसी की सुनता नहीं है, फिर 24 घंटे के अंदर पॉलिसी बदलनी पड़ती है, मैदान छोड़ के भाग जाता रूलर। अब शी जिनपिंग मैदान छोड़ के भाग गए, उन्होंने सबको अपने हाल पे छोड़ दिया। तो ये बड़ा डेंजरस अप्रोच होता है। माओ जेडोंग 4 पेस कैंपेन में मार खा गए थे, देंग शाओपिंग 1 चाइल्ड कैंपेन में मार खा गए थे। अब हालत ऐसी कि आबादी सिकुड़ रही है चाइना की और वो लोगों को बोल रहे हैं बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम कर ही नहीं सकते, महंगाई और कैसे करें, और महिलाएं पढ़ लिख गई हैं तो वो एक ज्यादा बच्चा चाहती नहीं है, बल्कि वो तो बच्चे ही नहीं चाहती हैं। तो चाइना का 30 40 50 साल में कोलैप्स इंटरनल हो जाएगा, क्योंकि उनके यहां बच्चे ही नहीं है। ये बहुत खतरनाक स्थिति में है वो। और ये पॉलिसीज जो हैं ये बिल्कुल गोली मार भेजे में वाली पॉलिसीज थी। नतीजा सामने है। ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स पर आते हैं। तो क्या आपको चाइना का एनालिसिस समझ में आ गया? अब आपके मन में एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है जो इंटरव्यू में भी मैं चाहूंगा स्टूडेंट से पूछूं कि भाई इससे बचने के लिए चाइना क्या कर सकता? व्हाट कुड चाइना हैव डन अदरवाइज टू नॉट लेट सच अ सिचुएशन प्रेसिपिटेट? They should have allowed for a moderated exit wave. Right now, it is a sudden exit wave. They should have planned to slowly let the virus spread. इतना समय था उनके पास, यही मूर्खता कर गए ये लोग बहुत बड़ी। और वो वही होता है ना जब एक आदमी ऊपर चौधरी बन के बैठ जाता है कि दुनिया का सारा ज्ञान मेरे पास है, बाकी सब तो लल्लू हैं, ऐसे फंसता है फिर वो
वो ठीक है, चाइना की प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत तेज है, इसलिए वो हर चीज को दबा देगी और हर चीज को विक्ट्री बना के पेश कर देगी, और जनता भी चुपचाप हाँ में हाँ मिलाएगी, नहीं तो जेल जाना किसको पसंद है, और वो होगा। लेकिन 100 बातों की एक बात यह है, दिस इज बैड फॉर द पीपल ऑफ चाइना, और खतरा दूसरों के लिए यह है कि वहां से पूरा इंटरनेशनल ट्रैवल अगर हो रहा है तो दूसरे देशों में भी आएगा। ऑल दो इंडिया में इम्यूनिटी लोगों की बन चुकी है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन वगैरह हम ले लेंगे तो यहां कुछ भी ज्यादा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में अभी कुछ बहुत बड़ा भूचाल नहीं आने वाला है, माइनर राइज हो सकते हैं केसेस में, लेकिन इंडियंस आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। इतने लंबा हम इतनी यात्रा करके आए हैं, अभी इन जनरल मुझे तो नहीं लगता कि भारत में कोई क्राइसिस आएगी। अब आ जाए तो भैया देखेंगे, उसको करंट अफेयर में एनालाइज ही क्या कर सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड पैटर्न, प्यारे दोस्तों, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, ये बहुत जबरदस्त एनालिसिस है। किसी भी क्षेत्र में इंटरनल ट्रेड कितना होता है और एक्सटर्नल ट्रेड कितना होता है, ये काफी कुछ बताता है कि किस प्रकार से उनका ग्लोबल इंटीग्रेशन है, रीजनल इंटीग्रेशन है आदि। समझ गए? जैसे अगर आप यूरोप को देखोगे, ये बड़ा मजेदार है, 68% यूरोपियन एक्सपोर्ट्स आपस में ही यूरोपियन यूनियन में ही होते हैं, और 32% नॉन यूरोपियन कंट्रीज के साथ होते हैं। जबकि आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को देखोगे तो उनका तो कुछ आपस में ट्रेड है ही नहीं, वो तो सारा बाहर ही कर रहा है दुनिया में। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, मेक्सिको, यूएस आपस में टोटल व्यापार का 30 और बाकी दुनिया में जाता है 70। एशिया में है 58 और 42, इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा आसियान और चाइना के बीच में है। भारत का ये दुर्भाग्य है कि साउथ एशिया इकोनॉमिकली कभी इंटीग्रेट ही नहीं हो पाया, हमारी ताकत बहुत कम हो गई उस वजह से। अगर सार्क फंक्शनल होता, क्या है भैया सार्क फुल फॉर्म बता दो, सार्क के जैसे और कितनी बॉडीज है साउथ में बता दो, बिम्स्टेक सुना है, बीबीआईएन सुना है, आईओआर सुना है, इनके फुल फॉर्म बताओ अगर पता हो तो। अगर सार्क एक्टिव होता, काठमांडू 2015 के बाद सब कुछ कोलैप्स हो गया क्योंकि पाकिस्तान के साथ पंगे थे टेरर वगैरह के। अगर सार्क एक्टिव होता, इंडिया की ताकत डबल होती, क्योंकि यहां का पूरा ट्रेड बहुत हो सकता है, अभी जीरो पड़ा हुआ है, तो वी रियली डू नॉट हैव एनी मीनिंगफुल ट्रेड। ट्रेड से ही ताकत बढ़ती अल्टीमेट, और अगर ट्रेड नहीं होगा तो आपकी ताकत भी कम होगी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम साउथ एशिया में भी उसका पूरा लेवरेज नहीं ले पा रहे हैं। तो ये इंट्रा और एक्स्ट्रा ट्रेड आपको बताता है इंटीग्रेशन का साइज क्या है। बहुत मजेदार चार्ट है, इस तरह से यूनिक तरीके से इकोनॉमी को स्टडी किया जा सकता है। समझ गए? अब हम इंडियन नेवी की तरफ चलते हैं। आपको हमने पिछली क्लास में आईएनएस मर्मुगांव के बारे में बताया था, जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और ये इजराइल की मदद से हमने बनाया है, और ये बेसिकली 4 जहाज 30,000 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। यहां पर आप प्राउडली देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब हम आपको 2 नई खबरें बताते हैं, ये तो पिछली क्लास में ले लिया था। तो पहली खबर आपके सामने है कि भारत की 6 खतरनाक सबमरीन्स में से जो 5वीं है वागीर, वो नेवी की इन सर्विस फ्लीट में से 18th होगी, और ये कलवारी क्लास की है जो कि स्कॉर्पियन फ्रेंच डिजाइन माना जाता है। ये डिलीवर हो चुकी है। सबमरीन्स का बेसिक फायदा ये होता है कि वो कई महीनों तक, अगर न्यूक्लियर पावर्ड है तो कई महीनों तक, अदरवाइज कुछ हफ्तों तक डीजल इलेक्ट्रिक फिर ऊपर आना पड़ता है। समुद्र के अंदर सैकड़ों मीटर चुपचाप गश्त लगाती रहती हैं, दुश्मन को पता ही नहीं चलता है, और समस्या होने पर वो वहीं से दुश्मन को उड़ा सकती है। प्लस सबमरीन्स का दूसरा फायदा, दे आर पार्ट ऑफ आवर सेकेंड स्ट्राइक एबिलिटी। मान लीजिए किसी ने भारत पे परमाणु आक्रमण किया, तो हमारे पास अगर सबमरीन्स हैं तो वहां से रिटर्न हमला किया जा सकता। अगर ग्राउंड एसेट्स को किसी ने टेक आउट कर दिया तो आप सबमरीन से कर सकते हैं। इसलिए सबमरीन्स आर अ की पार्ट ऑफ एनी नेशंस नेवी आर्सेनल। समझ में आ गया आपको? तो यहां आपको अगर कंपैरिजन देखना है तो आज की तारीख में चाइना, जहां तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी का सवाल है, प्लान, वो दुनिया की नंबर 1 बन चुकी है बाय द नंबर ऑफ वेसल्स, बट बाय टनेज तो अभी भी अमेरिका ही नंबर 1 है, हालांकि वेसल्स कम है उसके पास कंपेयर टू चाइना। चाइना के पास फंक्शनल आज 60 सबमरीन्स हैं, भारत के पास अब ये 17 हो चुकी हैं, पाकिस्तान के पास 8 है। लेकिन जब भी हम चाइना से कंपेयर करें तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाइना को 2 फ्रंट संभालने हैं, पूरा पैसिफिक फ्रंट संभालना है और इंडियन ओशन, तो इफेक्टिवली आधी हो जाती है उसकी ताकत। इसलिए कभी भी चाइना की ताकत को देखो तो 2 टुकड़ों में तोड़ के देखना। भारत के लिए वो पूरी सारी फ्लीट लेके यहां नहीं आ सकता है, पैसिफिक को छोड़ नहीं सकता है पीछे। समझ गए? तो ये स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है।
और जहां तक हमारी न्यूक्लियर क्लास में है तो वो अरिहंत होती है, और न्यूक्लियर मोटर और न्यूक्लियर वेपन दो अलग चीजें होती हैं। न्यूक्लियर मोटर अगर अंदर लगी लगी है तो महीनों तक वो तो न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी बनती रहती है, चलते जाओ, डीजल इलेक्ट्रिक का कोई झंझट ही नहीं है। और न्यूक्लियर वेपन एक अलग चीज होती है। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मे और मे नॉट कैरी न्यूक्लियर वेपन्स, एंड नॉर्मल सबमरीन में कैरी न्यूक्लियर वेपन, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा भारत का कॉन्फ़िगरेशन है। फिर दूसरी खबर है कि ये एक तरफ आपने पनडुब्बी लगाई है और दूसरी तरफ पनडुब्बियों को जो मार सके दुश्मनों की 16 एंटी सबमरीन वॉरशिप्स जो बन रही हैं घरेलू, INS आर नाला, ये भी अभी पानी में उतारी गई है और ये सब कमीशंस होती जा रही हैं एक एक करके। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से भारत सरकार का जो पूरा नेवी मॉडर्नाइजेशन का प्लान है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। हालांकि एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन हैज लैग बिहाइंड डेंजरसली। राफेल वगैरह ठीक है, बट ओवरऑल नंबर ऑफ सैंक्शन स्क्वाड्रन एंड अवेलेबल स्क्वाड्रन का गैप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है अब। हाउ एप्पल एंड गूगल मेक मनी। प्यारे दोस्तों, ये दोनों के दोनों बिग टेक कंपनियां हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में वैल्यूएशन है, लोगों बिजनेस मॉडल इतने अलग हैं दोनों के कि कोई कंपैरिजन नहीं। नेवी वाली खबर अच्छी लगी, मजा आपको, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? उसके अलावा आप नेवी, एयरफोर्स और आर्मी पे कुछ कहना चाहते हैं? आपने माउंटेन स्ट्राइक कोर के बारे में सुना था? अगर सुना है तो बताइए, कौन है हमारे आर्मी के चीफ आज, कौन है हमारे नेवी के चीफ, कौन है एयरफोर्स के चीफ? ये तो आप मेरे को बताओ यार, तीनों नाम फटाफट फटाफट। ऐसा क्या कर रहे हो गुरु? एप्पल और गूगल दोनों का रेवेन्यू स्ट्रीम एकदम अलग है। हार्डवेयर बेच के एप्पल अपने रेवेन्यू का एटलीस्ट 52% कमाता है, और गूगल के केस में अगर आप देखेंगे तो सर्च एंड एडवर्टाइजिंग उसका काफी बड़ा 57% का शेयर आता है, सर्च एंड एडवर्टाइजिंग है। और ये उसका अभी 3 मंथ के रेवेन्यू का ब्रेकअप दिया गया है। तो टॉप लेवल पर एप्पल रिमेन्स अ हार्डवेयर कंपनी विच गिव्स इट अ ह्यूज स्ट्रेंथ इन द मार्केट। हार्डवेयर जो बेच सके उस कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और एप्पल रिमेन्स एंड गूगल रिमेन्स प्राइमरली अ सॉफ्टवेयर कंपनी। तो एप्पल इज अ हार्डवेयर एंड गूगल इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। और उसके अलावा वॉच एंड एयरपॉड्स, मैकबुक, आईपॉड, ये सारी हार्डवेयर है। और सर्विसेज में भी ये कम नहीं है। पूरा का पूरा आई स्टोर पे जिस तरह से रेवेन्यू आ रहा है वो देखने लायक है। तो गूगल के केस में और एप्पल के केस में, दोनों ही केसेस में फ्यूचर की स्ट्रेटजीज किसकी क्या होगी। गूगल हैज नेवर हैड टू मच ऑफ अ लक विद इट्स हार्डवेयर, बट विद द सॉफ्टवेयर यस इट इज अनबीटेबल। ये कहानी है आज की और ये स्ट्रक्चर है आज का। फेसबुक इसमें मारा गया। फेसबुक इसलिए मारा गया क्योंकि एप्पल ने एक स्विच ऑन किया और फेसबुक खत्म हो गया। उसमें जो प्राइवेसी के उन्होंने रूल्स नए सेट किए उसमें फेसबुक बुरी तरह फंस गया, और फेसबुक को समझ में आ गया कि रेवेन्यू का बहुत बड़ा चंक खत्म हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई फेसबुक्स फॉर्च्यून्स हैव प्लमेटेड, ट्रस्ट। उसके अलावा नेटफ्लिक्स जो है एवरेज परफॉर्म कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका अपना कॉर्पोरेट बड़ा स्टेडी बेस है और वो भी क्लाउड में बहुत अच्छा कर रहा है, और उसका वैल्यूएशन काफी बढ़ा है सत्या नडेला ने अपनी स्ट्रेटजी से। और उनकी स्ट्रेटजी जो है वो आपको पता ही होगी। आपको 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। बिल गेट्स हो, स्टीव बॉमर हो, उनकी स्ट्रेटजी थी एग्रेशन। सत्या नडेला की स्ट्रेटजी है बी ह्यूमन, बी वेरी जेंटल, बी वेरी सॉफ्ट, डोंट बी एग्रेसिव एट ऑल। और पूरे माइक्रोसॉफ्ट को उस आदमी ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। बिल गेट भी मानता है इस बात को। तो मैनेजमेंट की ताकत रहती है, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है। क्या क्लिक को और क्या क्लिक नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और जहां तक एप्पल की बात है, मुझे आज भी याद है सन 2000, 2001, 2002 में लोग बोलते थे कि अब कोई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बना के पैसा नहीं कमा सकता है। ठीक उसी समय स्टीव जॉब्स आईपॉड लेकर आ गए, और उस आईपॉड ने जो क्रांति लाई, और उसके बाद वो जो 2007 में आईफोन लाए, द वर्ल्ड वॉज नेवर द सेम अगेन। तो वो तो खैर ठीक है, जीनियस था, इसलिए उसकी बात ही अलग है। प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार कोर्स सिविल सर्विसेज तैयारी का आपका इंतजार कर रहा है। आइए आज के आज एनरोल करें। इसकी आगे की फ्रेश बैचेस की अनाउंसमेंट भी हम बहुत जल्दी करेंगे, पर आप इस बैच में भी आज के आज ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल नॉट मिस मच। तुरंत ज्वाइन करें और इसका लाभ लें। नीचे लिंक दी हुई है। अब एक नया इंडेक्स आपको बता देते हैं, विच इज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। बिल्कुल आएगा एग्जाम में, इंडेक्स बहुत पसंद होते हैं एग्जामिनर्स को। सामाजिक तरक्की सूचकांक, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा 1, 2 एंड 3, सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु 4, 5, 6,
हिमाचल, चंडीगढ़, केरला 789, जम्मू कश्मीर 10। तो भारत के टॉप 10 स्टेट्स ये हैं। आपको समझ में आया? तो ये जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की हमने अभी बात की, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बड़े स्टेट बिल्कुल ही बाहर है रेस के, और इसमें न्यूट्रिशन, मेडिकल केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, एक्सेस टू बेसिक नॉलेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, ये सारी चीजों में ये स्टेट्स एकदम आगे निकल गए। क्वाइट इंटरेस्टिंग, इजंट इट? और ये जो इंडेक्स बनाया है ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव ने बनाया है। तो ये प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को सबमिट हुई है रिपोर्ट। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव, ICSPI, इसने बनाया है। ये सब याद रखना है, ऐसा का ऐसा MCQ आएगा एग्जाम में। और प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक कमेटी एडवाइजरी काउंसिल को ये सबमिट किया गया है। तो इसमें ये सारी बातें हुई हैं कि भाई किस स्टेट ने कैसा किया, क्या किया, और उसके पैरामीटर्स आपके सामने हैं। तो बड़े स्टेट्स जो हैं नॉर्मली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं। अब जैसे आप यहां पे सबसे कम स्कोर करने वाले देखोगे तो न्यूट्रिशन और मेडिकल केयर में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एकदम नीचे पड़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम देखते हैं कि इट्स परसेप्शन और रियलिटी में काफी फर्क हो सकता है। और अच्छी बात है, इस तरह के इंडेक्स बन रहे हैं, डोमेस्टिक इंडेक्स बन रहे हैं। ग्लोबल इंडेक्स तो अपनी जगह हैं, डोमेस्टिक इंडेक्स भी होने चाहिए। समझ में आया आपको? ये कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है, इसका कोई गोल नहीं होता, बस लगातार इंप्रूवमेंट ही गोल है। अब आपको मैं कुछ इकोनॉमी के क्विक अपडेट दे देता हूं। पहला अपडेट बड़ा मजेदार है प्यारे दोस्तों, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। भारत पूरी ताकत के साथ रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा सरकार ने, पावर मिनिस्टर RK सिंह ने फिर से कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको 500 गीगावाट तक ले जाएं। इस पर मैं पहले 4-5 बार आपके साथ बात कर चुका हूं, और सरकार ये कर भी लेगी, मुझे इसमें डाउट नहीं है। सोलर और विंड जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, ये हो भी सकता है। सरकारी कंपनियां हमेशा घाटे में रहती हैं, ऐसा कई लोगों का एक जनरल परसेप्शन है, विच कुड नॉट बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल ईयर 21-22 उनके लिए अच्छा रहा। उनका प्रॉफिट जो है 57% जंप कर गया, और एग्रीगेट प्रॉफिट सारे सेंट्रल PSUs का रहा 2,50,000 करोड़ रुपए। समझ में आया आपको? सेंट्रल PSUs 1950s, 60s, 70s, 80s में सोशलिज्म की फिलोसॉफी के तहत बने थे, जो कि भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा, GD बिरला ने जब 44-45 में बॉम्बे प्लान सबमिट किया था, उसमें यह बोला था कि भारत को पूरी तरह समाजवादी रास्ते पे चलना चाहिए, PSU बनाने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर भले थोड़ा पीछे रह जाए, लेकिन इसके बिना देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं हो सकता है। और इसके लिए नोट भी छापना पड़े तो छापो, और उससे इन्फ्लेशन आएगा तो प्राइस कंट्रोल भी करो। ये प्राइवेट पार्टीज ने, टाटा बिरला ने प्लान दिया था। नेहरू जी जो फेबियन सोशलिज्म लेकर आए, जिसके ऊपर नेताजी बोस और नेहरू में ऑलरेडी 1936-37 में सहमति बन चुकी थी, जमींदारी हटाएंगे, ये लाएंगे। नेताजी तो और कम्युनिज्म की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन नेताजी की मृत्यु हो गई 45 में। तो नेहरू एक मॉडरेट फेबियन सोशलिज्म लाए, और फिर एक एक करके सारे PSUs बने। ये वो वाले सारे PSUs हैं। पिछले कई सालों में तो PSUs बने नहीं हैं। तो ये उनका प्रॉफिट है जो वो सरकार को डिविडेंड के रूप में फिर देते हैं। 50 विलफुल डिफॉल्टर्स लगभग 92,000 करोड़ रुपीस आज की तारीख में ओ करते हैं सरकार को। $10 ट्रिलियन हमने राइट ऑफ कर दिए, ये मैडम निर्मला सीतारमन का कहना है। राइट ऑफ वेवर नहीं होता है, राइट ऑफ एक अकाउंटिंग एंट्री होती है, प्रोविजनिंग होती है, वो सब होता है। बट राइट ऑफ विदाउट रिकवरी इज एज गुड और एज बैड एज अ वेवर। और 5 साल में हमने देख लिया उसकी 10, 12, 13% है। तो प्रैक्टिकली ये तो सब वेव ही हो चुका है। लाखों करोड़ों जो आपके और मेरे जेब के पैसे से टैक्स जाते हैं वो है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इस वक्त जो स्लो डाउन चल रहा है वो 50 साल का सबसे तेज स्लो डाउन है, जिस वजह से 2030 तक दुर्भाग्यवश गरीबी बढ़ जाएगी। और यह रिपोर्ट उनकी आई है 2022 इन 9 चार्ट्स। तो ये आप इंटरनेट पे देख भी सकते हो। एग्जाम में MCQ ये बन सकता है कि 22 इन 9 चार्ट्स किसने बताया, तो वो वर्ल्ड बैंक ने बताया। और ये 50 साल का सबसे तगड़ा स्लो डाउन अभी चल रहा है। समझ में आ गई आपके प्यारे दोस्तों? और मैंने आपको वो जो सेसेस का बताया था ना कि भारत सरकार अधिभार से बहुत ज्यादा पैसा लेती है, तो ये आपको
राज्यसभा में सवाल भी पूछा गया था और यह ऑफिशियल रिप्लाई दिया गया है सरकार के द्वारा कि सरकार का नॉन शेयरेबल रेवेन्यू कितना हो गया। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका है। जीटीआर जो है, सकल कर राजस्व, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, उसको ऑलमोस्ट 28% तो नॉन शेयरेबल ले रही है सरकार, जो स्टेट्स को जाता ही नहीं है। फाइनेंस कमीशन कहता है इसको जीरो करो, 2 बार से बोल रहा है, 14th और 15th। जीरो तो छोड़ो, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। स्टेट जो है बेचारे फंसते चले जा रहे हैं। आ गया समझ में? डोनाल्ड ट्रंप पर क्रिमिनल केस 6 जनवरी 2021 के दंगे का शुरू होने वाला है। अगर यह शुरू हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप खत्म हो जाएंगे इसमें। सारा सबूत उनके खिलाफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 क्रिमिनल ऑफेंसेस यहां पर बताए जा रहे हैं। आपने पूरा का पूरा दंगा भड़काया, उसमें हर तरह से आप कॉन्स्पिरेसी को लेके झूठ बोलते रहे। आप ऑफिशियली जब इसकी जांच हुई तो हर तरह से आपने उसको रोकने की कोशिश की, और आप पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट और संविधान को डिफ्रॉड कर रहे हैं। ये चार्जेस हैं और अब इनका प्रोसिक्यूशन शुरू होगा। इसको कहते हैं कैपिटोल इंसरेक्शन। आपको याद है ना, 6 जनवरी 2021 को मागा वाले जोशीले लोग घुस गए थे कि सबको मार डालेंगे, सबको मारने की नीयत से घुसे थे। सारे लॉ मेकर्स ने भाग के जान बचाई थी और पीछे ट्रंप थे उनके। अब उन पे केस चलेगा। ये आप सर्टन मान लीजिए कि ये 24 की रेस से बाहर हो सकते हैं, और फिर डिसेंटिस इस पूरी की पूरी रेस में शायद आगे दिखाई देंगे हमको। आगे बात समझ में? प्यारे दोस्तों, दूसरा है, अमेरिका के लॉ मेकर्स ने $1.7 ट्रिलियन का अभी एक बिल लाया है शटडाउन अवॉइड करने का। ये बड़ा मजेदार है। आपको भारत में ऐसी खबरें कभी नहीं सुनाई देती हैं। पता है आपको भारत में ऐसी खबरें क्यों नहीं सुनाई देती हैं? कौन बताएगा? हमारे यहां ऐसे शटडाउन नहीं होते हैं। अमेरिका में सरकार बंद हो जाती है अगर स्पेसिफिकली पार्लियामेंट से अप्रूव होकर खर्चे की अनुमति मिले। दैट इज नेवर द केस इन इंडिया। हमारे यहां रोलिंग बेसिस पे चलता रहता है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो बड़ी खबरें अमेरिका की थी। ट्रेंड्स इन ऑर्गन डोनेशन, एक और बहुत मजेदार रिपोर्ट अभी सामने आई है। पिछले 5 सालों में 2021 में मैक्सिमम ऑर्गन डोनेशन के केसेस आए हैं, लेकिन डिजीज डोनेशंस, जो मृत शरीरों से अंग दान की प्रथा है, वो भारत में बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है, और उसके बहुत सारे धार्मिक कारण होते हैं। तो अभी ऑर्गन डोनेशन लाइव टू लाइव ही ज्यादा हो रहे हैं, डिजीज के केस में बहुत कम होते हैं। आप इसमें नंबर कंपैरिजन डायरेक्टली देख सकते हैं ना। तो परसेंटेज डिजीज डोनेशन जो है वो 2021 में केवल 14% थे। तो लोग चाहते ही नहीं कि अपने घर के किसी प्रियजन के मृत शरीर से ऑर्गन्स निकाले जाए। उसके बिना भारत में ऑर्गन डोनेशन की स्थिति कभी भी ठीक नहीं होने वाली है। और किन स्टेट्स में कैसा है, क्या ट्रेंड है, ये आप पूरा देख सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन में एक जबरदस्त सच मैं आपको बताना चाहता हूं भारत का। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा जरूर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गन डोनर्स आर फीमेल्स एंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्गन रिसिपिएंट्स आर फीमेल्स। समझ में आ गया? समाज की सच्चाइयां ऐसे समझ में आती हैं। अब जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, इलॉन मस्क ने पोल चलाई कि क्या मैं सीईओ रहूं या मैं हट जाऊं। तो मेजोरिटी ने बोला हट जा भाई तू। तो इलॉन मस्क बोल रहे हैं मैं हट जाऊंगा। ये एक बड़ा अजीब तरीका है बड़ी कंपनी को चलाने का, और इलॉन मस्क ने खुद को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फालतू एक्सपोज कर दिया ये ट्विटर के चक्कर में। अगर शांति से काम करते रहते तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिलहाल वो बोल रहे हैं कि मुझे जैसे ही सही बंदा मिलेगा मैं ट्विटर हैंड ओवर करके मैं निकल जाऊंगा, विच इज आई मीन एन अनहर्ड ऑफ वे ऑफ रनिंग सच अ जायंट कंपनी। बट ठीक है, बेस्ट विशेस टू हिम। हालांकि वो बैकग्राउंड में तो रहेंगे ही हमेशा, हम जानती हैं द काइंड ऑफ नेचर ही है। चुप बैठने वालों में से तो भाई साहब है नहीं। मंगल ग्रह पे जाके भी वहां भी धमाल ही मचाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज का पीडीएफ डाउनलोड करें तो इन सब पे क्लिक करके आप डेफिनेटली सारी की सारी यूजफुल फ्री गिफ्ट्स यूज कर सकते हैं। आज के 2 बहुत अच्छे एडिट्स हैं। चीन में इस वक्त क्या चल रहा है और G20 से हमें क्या मिलेगा। टीसीएस के बॉस जो है बता रहे हैं कि भारत दुनिया का शेर बनेगा। वाह वाह, आपके मुंह में घी शक्कर। इसके साथ आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम आपसे कल शाम को मिलेंगे। जाते जाते 100 में से मार्किंग कर जाओ, प्यारे प्यारे इमोजीज की बरसात कर जाओ, और आज सबसे प्यारी न्यूज कौन सी लगी ये बताते हुए जाइए। नमस्कार, जय हिंद।